गंजा देवर बना भाभी का स्मार्ट आईना। बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं, जम के मेरे सिर पर भी बाल उग जाएं। तेल तो काफी खुशबूदार है, लगता है इस बार ये तेल लगाने से मेरे बाल उगेंगे। शीशे के सामने खड़े होकर अंकुश गाते हुए अपने गंजे सिर पर तेल की मालिश कर रहा होता है कि तभी अंकुश की भाभी दीपा उसे बुलाने कमरे में आती है और इस तरह अंकुश को देखकर हंसने लगती है। अरे देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? अब ये तेल लगाने का नुस्खा किसने बता दिया आपको? अरे भाभी, बहुत बढ़िया तेल है। मैं कल शाम को आ रहा था ना, तो साइकिल पर एक बाबा को बेचते हुए देखा। 102% गारंटी है, इससे मेरे बाल उगाएंगे। देवर जी, अब आपका खेत बंजर हो चुका है। अब इस पर कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फसल नहीं उगने वाली। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? और नीचे भी कितना तेल गिरा दिया है आपने। साफ करके बाहर आ जाओ, सभी नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। दीपा हंसते हुए कमरे से बाहर आ जाती है, तो वहीं अंकुश अपनी भाभी दीपा की बात सुनकर मुंह बना लेता है। और अब हाथ धोकर जब अंकुश थोड़ी देर में बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो, अरे अंकुश, ये तेरा सिर इतना चिकना चिकना क्यों हो रहा है? और तेरी विग कहाँ है? दोबारा खराब हो गई क्या? अरे नहीं पापा, वो तो मैंने सिर की मालिश करी थी ना। अरे भाई, नहीं उगने वाले तेरे सिर पर बाल। जब तेरे बाल झड़ रहे थे उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया? कितनी मेडिसिन इंजेक्शन ले लिए तूने, कोई असर हुआ जो अब तेल से होगा? वही तो मैं देवर जी को कब से समझा रही हूँ कि बंजर खेत पर फसल नहीं उगती, लेकिन ये भी ना। बड़ा बंजरा बंजरा कह रही है मेरे सर को। भाभी, आपको तो मैं बताऊंगा। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। घर का सारा काम खत्म करके दीपा अपने कमरे में सोने के लिए जाती है कि तभी अंकुश चुपके से दीपा के कमरे में आ जाता है और दीपा की लंबी सी चोटी को देखकर, भाभी, आज का दिन तो आप हमेशा याद रखोगे। अंकुश दीपा की लंबी सी चोटी को बेड के सिरहाने से बांध देता है और अब अपनी जेब से एक बलून निकालकर उसे अच्छे से फुला लेता है और बिल्कुल दीपा के कान के पास ले जाकर एकदम से फोड़ता है, जिसकी आवाज से दीपा एकदम से घबरा उठती है। अरे बम फट गया, भागो भागो, लगता है दुश्मन देश ने हमारे देश पर परमाणु बम फोड़ दिया है। अरे भाभी, कोई बम नहीं फूटा है, वो तो मैंने बलून फोड़ा था। आप कितनी डरपोक हो, आज पता चल गया मुझे। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करामात थी। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। दीपा जैसे अंकुश को मारने के लिए उठने की कोशिश करती है कि तभी बेड से चोटी बंधी होने की वजह से दीपा बेड पर वापस गिर जाती है। ये देखकर अंकुश और जोर जोर से हंसने लगता है। बड़ा मजाक उड़ा रही थी ना मेरा। क्यों, अब आया मजा? इस टकले से भी मैं काफी बढ़िया सोच लेता हूँ भाभी। दीपा अब जल्दी से अपनी चोटी खोलती है और अंकुश के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ती है। तो वहीं ये सब देखकर हॉल में बैठे दीपा के सास ससुर भी हंसने लगते हैं। इन दोनों का भी मुझे समझ में नहीं आता है। कौन कहेगा कि देवर भाभी हैं? ऐसा लगता है कि दोनों सगे भाई बहन हो। अगर हमारी भी बेटी होती तो बिल्कुल इसी तरह अपने भाइयों से लड़ती। वो तो है भाग्यवान, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ हमारे अंकुश के साथ में काफी गलत हुआ। हमने भी इस बार ध्यान नहीं दिया, गलती हमारी भी है। 12वीं में फेल होने के बाद हमारा अंकुश काफी डिप्रेशन में चला गया था। पास होने के लिए दिन रात पढ़ाई करता था, न खाता था न पीता था। धीरे धीरे कितना कमजोर सा हो गया था, टेंशन ले लेकर, जिससे इसके सर के बाल झड़ने लगे। और अब देखो, मेरे जवान बेटे के सर पर एक भी बाल नहीं है। भगवान करे उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो इसके दुख को समझे। मैं तो बस हमेशा इसकी खुशी की प्रार्थना करता हूँ। सालों पहले 12th में फेल हो जाने की वजह से अंकुश ने हद से ज्यादा पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई की टेंशन की वजह से धीरे धीरे अंकुश के हार्मोन इम्बैलेंस होते रहे और उसका सीधा असर अंकुश के बालों पर हुआ। टीनेज में ही अंकुश पूरी तरह से गंजा हो चुका था और अब उसे अपना ये गंजापन छुपाने के लिए विग का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे समय गुजरता है और आज अंकुश के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने घर आए होते हैं। सच में कितना समय हो गया ना हम लोगों को मिले हुए। जब से स्कूल पास आउट हुए हैं तब से लेकर अब जाकर हम तीसरी बार मिल रहे हैं। वैसे यार, कुछ भी बोलो, जो बात स्कूल के दोस्तों में थी वो कोई और दोस्तों में नहीं है। वैसे अंकुश, तूने हमारे सामने विग क्यों पहनी है? हमें तो पता है कि तू गंजा है। चल विग उतार दे, अच्छा नहीं लग रहा है इसमें तू हमें। अरे नहीं यार, मुझे थोड़ी शर्म आती है, इसलिए मैं घर पर भी ज्यादातर विग पहन कर ही रहता हूँ। अरे हम लोगों के सामने कैसी शर्म, हम तो तेरे अपने हैं, चल उतार विग। प्रदीप अंकुश के सिर से उसकी विग निकाल देता है। ये देखकर अंकुश, प्रदीप विग देना मेरी, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद है। विग चाहिए तो लेना। हमारे पास ही तो है, ये ले।
उस विग को लेकर वो लोग एक दूसरे को पास करते हैं। अपने गंजे सिर की वजह से अंकुश को अपने दोस्तों के सामने काफी शर्म आ रही होती है कि तभी अंकुश की भाभी दीपा किचन से स्नैक्स लेकर आती है और ये सब देखकर, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे भाभी हमारे सामने विग लगाकर बैठा था। अरे हम तो इसके दोस्त हैं, हमारे सामने कैसी शर्म। अब ये गंजा है तो गंजा है, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। अंकुश, प्रदीप ठीक तो कह रहा है, तुम्हें तो सिर्फ अपने गंजेपन की वजह से शर्म आती है। जरा तुम अपने दोस्तों को तो देखो, एक का पेट तो ऐसे निकला है मानो जैसे उसका 9वां महीना चल रहा हो और कुछ दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली हो। और ये तुम्हारा दोस्त कितना काला है, अगर अंधेरे में खड़ा कर दिया ना तो बेचारे के दांत ही चमकेंगे। जब इन लोगों को तुम्हारे सामने ऐसे आने में शर्म नहीं है तो तुम्हें क्यों आ रही है? दीपा की ऐसी बातें सुनकर प्रदीप और राजीव का मुंह बन जाता है और अब वो अंकुश को उसकी विग देकर शांत होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे अंकुश के दोस्त जाते हैं तो अंकुश सीधा किचन में अपनी भाभी के पास आता है। थैंक यू भाभी, मेरी हेल्प करने के लिए। कैसी हेल्प? मैंने क्या किया? भाभी मुझे पता है, आपने जानबूझकर मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाया ताकि वो मेरी विग मुझे वापस दे दें, है ना? हंसी मजाक एक तरफ और किसी की सेंटीमेंट को हर्ट करना एक तरफ। मैं भले ही तुम्हारा मजाक उड़ाती हूँ लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे तुम्हें हर्ट हो। आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। दीपा और अंकुश के बीच में चाहे कितनी ही नोकझोंक क्यों ना हो, लेकिन दोनों का रिश्ता काफी प्यार भरा था। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। अंकुश के ऑफिस में आज पार्टी होती है जहां सारे एम्प्लॉइज डांस कर रहे होते हैं। तुम कब से यहाँ इसी कोने में खड़े हो? हाँ ना, हमारे साथ डांस करो। अरे नहीं, तुम लोग करो, मुझे डांस वगैरह नहीं आता। तुम कभी डांस नहीं करते, आज तो तुम्हें डांस करना ही होगा। क्यों दोस्तों? हाँ अंकुश, तुम्हें डांस करना ही होगा। अंकुश के कलीग्स उसे डांस फ्लोर पर जबरदस्ती ले जाते हैं। सबके जोर देने पर जब अंकुश भी उनके साथ डांस करने लगता है कि तभी डांस करते हुए अंकुश की ऑफिस कलीग नीलम का हाथ गलती से अंकुश के विग पर लग जाता है, जिससे अंकुश की विग निकलकर सीधे जमीन पर गिर जाती है और सभी ऑफिस वाले अंकुश को गंजा सिर देख लेते हैं। अरे अंकुश, तू टकला है? अरे तूने हमसे ये बात छुपाई, वो भी इतने समय तक? तू तो पूरा ही टकला है यार, तेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं है। अरे भाई, बड़ी जवानी में तुम तो बंजर खेत लेकर घूम रहे हो अपने सिर पर। मुझे देखो 45 का हो गया हूँ लेकिन अभी तक एक बाल भी नहीं गिरा मेरे सिर से। अरे यार अंकुश तो टकला निकला। मैं तो सोच रही थी कि आज मैं इसे डेट के लिए पूछूंगी। अब मैं इस टकले के साथ कोई डेट वेट पर नहीं जाने वाली। कल को अगर इससे शादी करने के बाद मेरे बच्चे भी टकले हुए तो? अंकुश के ऑफिस कलीग्स उसका गंजा सिर देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिससे उसका काफी मजाक बनता है और अब वो अपना विग उतार कर सीधे घर आ जाता है। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सब लोग तो खाना खाकर सो गए लेकिन मैं नहीं सोई। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाई है। चलो देवर भाभी मिलकर साथ में खाते हैं। आप खा लीजिए, मेरा पेट भरा हुआ है। इतना कहकर अंकुश सीधा कमरे में चला जाता है, लेकिन दीपा अंकुश के चेहरे पर छाई उदासी देख लेती है और अब वो सीधा अंकुश के कमरे में जाती है जहां अंकुश अपनी विग निकालकर शीशे के सामने खड़ा होता है। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या पार्टी में? अगर जवानी शुरू होने से पहले मेरे बाल झड़ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे इतनी मेडिसिन लिए, इंजेक्शन लिए, पता नहीं क्या क्या नहीं लगाया, फिर भी मेरे बाल नहीं आए। अरे मुझे भी अपना गंजा सिर लेकर घूमना अच्छा थोड़े ना लगता है। पता है आज ऑफिस पार्टी में मेरी विग निकल गई और सभी ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। ऐसे तो मैं कभी शादी भी नहीं कर पाऊंगा। अंकुश मेरी बात हमेशा याद रखना, लाइफ के हर पॉइंट पर तुम्हें तुम्हारी कमी गिनवाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी उन कमियों को एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ खुश रहने वाले बहुत कम। तो तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुम जैसे हो वैसे बेस्ट हो। दीपा की बातें सुनकर अंकुश को थोड़ा अच्छा लगता है और अब ऐसे ही कुछ और समय गुजर जाता है। अंकुश हॉल में बैठे लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था कि तभी दीपा की बेटी दबे कदमों से अंकुश के पास आती है और उसके गंजे सिर पर टकली मारकर भाग जाती है। ये देखकर अंकुश, अरे ये तो बिल्कुल भाभी पर ही गई है, अभी बताता हूँ इसे, कहाँ जाएगी मुझसे बचकर। तारा भागते हुए सीधा अपनी माँ के पास आ जाती है तो वहीं अंकुश भी अब तारा के पीछे पीछे आता है। भाभी आपकी बेटी तो बुलेट की स्पीड से ज्यादा तेज भागती है। देखिए ना, मैं आराम से काम कर रहा था और ये मेरे सिर पर टपली मारकर भाग गई। कैसे देवर जी, ऐसे मारी थी क्या टपली? दीपा भी अंकुश के टकले पर टपली मारकर भाग जाती है। ये देखकर दीपा का पति पुनीत हंसने लगता है। ऐसे ही अब और कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पूरा परिवार मिथिलेश के दोस्त की बेटी की शादी में गया होता है। सभी पार्टी में इधर उधर घूमकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अंकुश की नजर एक रूपाली नाम की लड़की पर जाती है जो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी नीली नीली आंखें, काले घने लंबे बाल अंकुश को एक टक निगाह उसे पर देखने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा लग रहा है मानो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। हाँ, कितनी सुंदर है ये।
अंकुश मनी मन बोल ही रहा होता है कि तभी दीपा अंकुश के पास आती है। क्या बात है देवर जी, बड़े खुश खुश लग रहे हो। कोई पसंद आ गई क्या शादी में आपको? अरे नहीं भाभी, आप भी ना, मैं तो बस ऐसे डेकोरेशन देख रहा था। अच्छा, अब आप मुझसे छुपाओगे? मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को देख रहे हो ना। मुझे भी वो काफी अच्छी लगी। माँ जी की फ्रेंड की बेटी है, रूपाली नाम है इसका। रिसेंटली इसकी पढ़ाई खत्म हुई है और इसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। दीपा बातें सुनकर अंकुश शर्मा जाता है। तो वहीं दीपा अब इस बारे में सरस्वती को बताती है और सरस्वती अपनी सहेली ममता से बात करके दोनों परिवार वालों को मिलने का प्लान बनाती है। आपको तो बिल्कुल मेकअप की जरूरत ही नहीं है, आप नेचुरली कितनी ज्यादा सुंदर हो। आप भी काफी स्मार्ट हो। मुझे तो आपके बाल काफी पसंद आए। पता है, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि जिससे मेरी शादी हो उसके इसी तरह शाइनिंग ब्लैक बाल हो। हाँ, सही कहा आपने, मेरे बाल काले घने चमकीले हैं, बहुत अच्छे हैं। बालों की बात सुनकर अंकुश थोड़ा नर्वस हो जाता है कि तभी पड़ोस वाले छत पर कुछ बच्चे आपस में काफी हंसी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर रूपाली थोड़ी चिढ़ जाती है। पता नहीं ये लोग इतना हंसी मजाक कैसे कर लेते हैं। पता है अंकुश, मुझे लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज पसंद नहीं। रूपाली इतना बोल ही रही होती है कि तभी छत पर दीपा भी आ जाती है। क्या बात है, लगता है तोता मैना में काफी गुफ्तगू हो गई है। तो अब बताइए नीचे क्या कहना है। दोनों ही परिवार वालों को तो रिश्ता मंजूर है, अब आप दोनों बताएं। अंकुश रूपाली को पहले ही पसंद करता था, तो वहीं रूपाली को भी अंकुश काफी अच्छा लगता है और अब दोनों की रजामंदी से इनका रिश्ता हो जाता है। लेकिन अपने गंजेपन की वजह से अंकुश अभी भी काफी परेशान होता है। अगर रूपाली को पता चल गया कि मैं गंजा हूँ तो वो मुझसे सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर देगी। उस जितनी सुंदर लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन मुझ जैसे को तो रूपाली जैसी लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रूपाली को अभी अपने गंजेपन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। एक बार शादी हो जाए फिर टाइम आने पर बता दूंगा। ये तो गलत बात है ना। वो तुम पर कितना भरोसा करती है, तुम इतना बड़ा सच उससे नहीं छुपा सकते। और अगर कल को तुम्हारा ये सच जानकर वो तुमसे नाराज हो गई तो? वो तो होगी भाभी, लेकिन अगर अभी बता दूंगा तो वो रिश्ता ही खत्म कर देगी। प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम, आप इस बारे में रूपाली को कुछ नहीं बताओगे। मैंने मम्मी पापा और भैया से भी इस बारे में बात कर ली है। अंकुश की वजह से घर में सभी लोग अब चुप हो जाते हैं। पर कुछ दिनों में अंकुश और रूपाली की शादी हो जाती है और इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। वाह मम्मी, आज आपने पनीर के पराठे बनाए। पता है चाची, मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट पनीर के पराठे बनाती हैं। मुझे खुशबू से ही पता चल गया था। मैं तो आलू के पराठे बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब भाभी ने पनीर के पराठे का नाम लिया तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पनीर के पराठे काफी टेस्टी बने हैं। एक काम करना, लंच में भी मुझे यही दे देना। मेरे दोस्तों को भी तुम्हारे हाथ के पनीर के पराठे काफी पसंद। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी आपने अभी तक मुझे पराठा क्यों नहीं दिया? आपको भी पराठे देने थे क्या? मैंने तो आपके लिए बनाए ही नहीं और पनीर भी खत्म हो गया है। काम करती हूँ, मैं आपके लिए रात की बची हुई रोटी ले आती हूँ, आप वही खा लेना। दीपा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं दीपा इतना कहकर जैसी जाने लगती है कि तभी अंकुश अपनी भाभी की चोटी पकड़ लेता है। दर्द हो रहा है पुनीत जी, आप क्या बैठे बैठे देख रहे हैं? समझाइए ना अपने भाई को। अरे दोनों देवर भाभी की नोक झोंक में पड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम दोनों अपना जानो, मुझे तो बस जल्दी नाश्ता करके निकलना है। पुनीत की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं अपने पति को इस तरह अपनी जेठानी के बाल खींचता देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका थोड़ा मुंह बन जाता है। इसी तरह एक दो दिन गुजर जाते हैं। दीपा सिर धोकर बाहर आकर बाल झाड़ रही होती है कि तभी रूपाली दीपा के कमरे में आती है। आज आपने भी सर धोया है? वैसे आपके पास हेयर ड्रायर है क्या? मुझे बाल सुखाकर बाहर जाना था, मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है। हाँ है ना, लेकिन पहले मैं बाल सुखा लूं। मुझे तारा को स्कूल से लेने के लिए जाना है, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है। दीपा जैसी बाल झाड़कर हेयर ड्रायर का प्लग लगाकर बालों के पास लाकर उसका बटन ऑन करती है तो ड्रायर के अंदर से ढेर सारा पाउडर निकलता है, जो सारा दीपा के गीले लंबे बालों पर चिपक जाता है। ये देखकर रूपाली हंसने लगती है। ये क्या भाभी, आप तो बिल्कुल सफेद भूत की तरह लग रही हो। जेठ जी आपके साथ काफी मजाक करते हैं। ये पुनीत का नहीं बल्कि तुम्हारे पति का काम है। अभी बताती हूँ, इससे आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है मेरे साथ। दीपा बाहर हॉल में आती है, जहां उसे इस तरह देखकर अंकुश हंस रहा होता है और अब दीपा टेबल पर रखा वास उठाकर अपने देवर के पीछे भागने लगती है। दोनों देवर भाभी की फिर से एक बार और मस्ती देखकर रूपाली का मुंह बन जाता है। ये देवर भाभी कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ? कहीं इनका कुछ चल तो नहीं रहा? अपने पति और भाभी का यूं एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना रूपाली को अब खटकने लगा था। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। रूपाली आज अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई होती है। तो वहीं रूपाली के न होने पर अंकुश अपने बालों का विग निकालकर शीशे के सामने खड़ा होकर शेविंग कर रहा होता है कि तभी हाथों में लिपस्टिक लिए दीपा आती है। देवर जी, आप भी यहाँ शेविंग कर रहे हैं?
1 मिनट हटिए ना, मुझे लिपस्टिक लगानी है। अरे भाभी आप देख तो रही हैं कि मैं शेविंग कर रहा हूँ, अपने कमरे में जाकर लगाइए ना, वो है तो सही आईना। आप क्या भूल गए कि तारा ने आईना तोड़ दिया था? तो भाभी घर में इतने सारे आईने हैं, अब वहां जाकर लिपस्टिक लगा लीजिए ना। अच्छा, लेकिन अब तो मैं इसी आईने में देखकर लिपस्टिक लगाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे लगाती हैं लिपस्टिक। अंकुश बार बार दीपा के सामने आकर खड़ा हो जा रहा था, जिसके चलते अब वो आईने में देखकर लिपस्टिक नहीं लगा पा रही थी कि तभी अंकुश के गंजे चिकने सर को देखकर दीपा के दिमाग की बत्ती जलती है और अब वो अंकुश के टकले को देखकर लिपस्टिक लगाने लगती है। ये देखकर अंकुश, भाभी आप क्या कर रही हैं? ये मेरा सिर है, कोई आईना थोड़ी ना है जिस पर देखकर आप लिपस्टिक लगा रही हैं। अरे मेरे देवर का गंजा सर किसी आईने से कम थोड़ी ना है, कितना चिकना है, आराम से मेरा चेहरा दिख रहा है। बस आप ऐसे ही खड़े रहिए, मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा लेती हूँ। दीपा ऐसा कर ही रही होती है कि तभी सरस्वती वहां आती है और ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक घर की डोर बेल बजती है और अंकुश समझ जाता है कि रूपाली वापस आ चुकी है, जिससे अंकुश अब जल्दी जल्दी दोबारा से अपना विग पहन लेता है और इस बार भी रूपाली के सामने अपने गंजे पति की सच्चाई नहीं आ पाती और वक्त यूं ही बीतता चला जाता है। रात के 11 बज गए और ये दोनों देवर भाभी हैं कि हंसों का जोड़ा बनकर नीचे बैठे हुए हैं। इन्हें सोना नहीं है क्या? रूपाली अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति और जेठानी आपस में काफी हंसी मजाक कर रहे हैं और ये देखकर रूपाली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बस बहुत हुआ, भाभी के चक्कर में तो मैं अपने पति के साथ वक्त ही नहीं बिता पाती। मुझे नहीं पता, कल मैं इनके साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊंगी जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। अगले दिन रूपाली अंकुश को ऑफिस से जल्दी आने के लिए बोल देती है और दोनों का रेस्टोरेंट जाने का प्लान बन जाता है। लेकिन जब इस बारे में पुनीत को पता चलता है, अंकुश ये तो वही रेस्टोरेंट है ना जो पिछले महीने खुला था, वहाँ का खाना काफी अच्छा है, मैंने कई लोगों के मुंह से इसकी तारीफ सुनी है। मुझे भी वहाँ का खाना खाना है, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। सच में काफी समय हो गया हम पूरे परिवार वालों को एक साथ बाहर खाना खाए हुए। डिनर पर तो सिर्फ रूपाली और अंकुश जा रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर सकते, अच्छा नहीं लगता। अरे डिस्टर्ब की क्या बात है, मेरा पूरा परिवार एक साथ होगा तो मुझे तो खुशी होगी ना। चलिए आज हम सब साथ में डिनर करेंगे। अंकुश की बात सुनकर रूपाली को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को शांत करती है और अब रात में पूरा परिवार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है कि तभी एक वेटर जूस का गिलास लेकर अंकुश के पास से गुजर रहा होता है कि तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा जूस अंकुश के बाल और कपड़ों पर गिर जाता है। ठीक से काम करना नहीं आता, मेरे हस्बैंड की सारी शर्ट खराब कर दी और बाल भी गीले कर दिए। सॉरी मैडम, गलती हो गई। वेटर को डांटकर रूपाली जैसे ही अंकुश के सिर पर हाथ लगाती है तो अचानक अंकुश की नकली बालों की विग नीचे गिर जाती है और अब रूपाली के सामने उसके पति का गंजा सिर होता है। ये देखकर रूपाली के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग अब खुसर फुसर करने लगते हैं। अरे देखो, वो आदमी तो गंजा निकला, इस उम्र में ही इतनी जल्दी टकला हो गया। मुझे तो वो लड़की उसकी वाइफ दिख रही है, लगता है उसे भी अपने पति के गंजे सर के बारे में नहीं पता। प्लीज गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। ये सब क्या है? तुम गंजे हो? मैं समझती थी कि ये तुम्हारे असली बाल हैं। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। क्या तुम्हारे घर वालों को भी इस बारे में नहीं पता था? सबको पता है, सबने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब देखकर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी? तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। रूपाली बहू, जो भी बातें हैं हम घर चलकर करते हैं ना, क्यों रेस्टोरेंट में तमाशा बना रही हो? और जो आप लोगों ने मेरा तमाशा बना दिया उसका क्या? अरे लोग क्या कहेंगे? मुझ जितनी सुंदर लड़की जिसके इतने लंबे काले बाल हैं, उसका पति गंजा है। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। रूपाली रेस्टोरेंट में फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और अब सीधा घर आ जाती है। तो वहीं बाकी घर वाले भी शर्मिंदा होकर जल्दी से घर आते हैं। अंकुश रूपाली को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूपाली उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं भी क्या करता। मैंने काफी कोशिश करी कि मेरे बाल वापस आ जाए, लेकिन नहीं आए, इसलिए मैं विग लगाता हूँ। लेकिन इस बारे में किसी को भी बाहर नहीं पता, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे तुम्हें ये पता चले कि मैं इतनी गोरी नहीं काली हूँ, मेरे ये बाल नकली हैं, नीली आंखों के लिए लेंस पहनती हूँ, तो तुम क्या करते? अरे तुम तो मुझे कब का छोड़ देते। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। रूपाली, अंकुश तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहता था, लेकिन वो तुम्हें खोने के डर से कुछ नहीं कह पाया। उसे माफ कर दो। उसके सर पर भले ही बाल ना हो, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आप तो बोलोगी भाभी, आपको तो कुछ ज्यादा ही प्यार है मेरे पति से। अरे आपका पति टकला नहीं है ना, इसीलिए, लेकिन मेरा पति टकला है। मुझे आप लोगों से और कोई बात नहीं करनी, चले जाइए सब यहाँ से। रूपाली सभी को अपने कमरे से निकालकर खुद कमरे में बंद हो जाती है और उस दिन के बाद से अब रूपाली और अंकुश के बीच का रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगता है। काफी भूख लग रही है, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, खाना लगा दो।
खाना बना रखा है, खुद जाकर ले लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? जब पति ऑफिस से थक हार कर आता है तो पत्नी से तो खाना मांगेगा ना। सच छुपा सकते हो तुम मुझसे, धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद से खाना लेकर नहीं खा सकते। वाह रे वाह, तुम मर्द जात की भी तारीफ करनी पड़ेगी। रूपाली के ऐसे ताने सुनकर अंकुश को काफी बुरा लगता है और जब अंकुश किचन में जाकर खाना ले रहा होता है कि तभी वहां दीपा आ जाती है। रूपाली तुमसे अभी तक नाराज है। उसका नाराज होना जायज है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम रूपाली को पहले ही सब बता दो। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, मैं रूपाली से इस बारे में बात करती हूँ। अपने देवर देवरानी का बिगड़ता रिश्ता देखकर दीपा को काफी बुरा लग रहा था और अब वो रूपाली से इस बारे में बात करती है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन अब अंकुश तुम्हारा पति है, तुम कब तक उससे नाराज रहोगी? वो बेचारा तो अब बिल्कुल हंसना भी भूल गया है। अगर आपको अपने देवर की इतनी फिक्र है तो आप जोकर बनकर उसके सामने क्यों नहीं बैठ जाती? पूरा दिन हंसता रहेगा। एक बार मेरी जगह खुद को रखकर देखिए, तब आपको एहसास होगा। दीपा के समझाने पर भी रूपाली उसकी बात नहीं समझती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अगर तुम इस बेड पर सोगे तो मैं नहीं सोऊंगी, तुम बाहर जाकर सो, मुझे तुम्हारे साथ अब एक जगह बैठना भी मंजूर नहीं है। मैं सिर्फ गंजा हूँ, कोई गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हो। आखिरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा? सारी जिंदगी भर। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तुम जैसा गंजा पति कभी डिजर्व नहीं करती। अब तुम इस कमरे से बाहर जा रहे हो या मैं जाऊं? तुम ही सो जाओ, मैं बाहर जाकर सोफे पर सो जाऊंगा। अंकुश अब अपना बिस्तर लेता है और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। और जब अगले दिन मिथिलेश और सरस्वती अपने बेटे को इस तरह सोफे पर सोता पाते हैं तो अरे पता नहीं अंकुश और रूपाली के बीच में ऐसा कब तक चलता रहेगा, इनका रिश्ता ठीक होगा भी या नहीं। इस बारे में रूपाली से बात की थी, लेकिन वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। लगता है मुझे ही सास बनकर उससे बात करनी होगी। दोपहर में सरस्वती जब रूपाली से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो बहू, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जानती हूँ माँ जी कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी, लेकिन मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि इस घर में तो मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती। रूपाली अंकुश के साथ साथ अब घर में सबके साथ उखड़ा उखड़ा रहने लगी थी। तो आए दिन रूपाली और अंकुश के बीच में अब काफी लड़ाइयां होती हैं। रोज रोज रूपाली और अंकुश की लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोस में रह रही आंचल आज रूपाली से इस बारे में पूछ लेती है। क्या बात है, आजकल तुम्हारी और अंकुश की लड़ाई की आवाज हमारे घर तक आने लगी है। सब ठीक तो है ना? देखो तुम मेरी फ्रेंड हो तो मुझे बता सकती हो इस बारे में। तुम्हें क्या बताऊं आंचल, मेरे पूरे परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया है। पता है मेरा पति गंजा है। गंजा, वो विग पहनकर घूमता है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं उस गंजे के साथ रहूं? अंकुश भैया गंजे हैं? हे राम, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारे साथ तो सच में काफी बुरा हुआ। मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। रूपाली परेशान होकर गलती से आंचल के सामने सारी बात कह देती है। तो वहीं आंचल मीठी छुरी बनकर सारे पड़ोसियों से ये बात फैला देती है और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज सरस्वती मोहल्ले की सभी औरतों के साथ पार्क में बैठी होती है कि तभी कमला नाम की औरत, अरे सरस्वती बहन, सुना है तुम्हारा छोटा लड़का गंजा, वो विग पहनकर घूमता। तुमने सही नहीं किया अपनी बहू को ये ना बताकर। अरे तुम्हारी बहू इतनी सुंदर है, अब वो एक गंजे पति के साथ कैसे रहेगी? बकवास कर रही हो, तुम्हें किसने बताया सब? इसमें बताने वाली कौन सी बात है, पूरे मोहल्ले को पता है ये बात, तो सब तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। भला कोई सास अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकती है? अब जब भी अंकुश मोहल्ले से गुजरता तो लोग उसे देखकर बातें बनाने लग जाते हैं, जिससे अंकुश अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है। अंकुश आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मदारी वाला दिखता है जो सभी बच्चों को बंदर का खेल दिखा रहा होता है। अरे वाह, कितने सालों के बाद मदारी वाला देखा है मैंने। बचपन में रोज हमारे मोहल्ले में आता था बंदर का खेल दिखाने के लिए। कितने साल हो गए खेल देखे हुए। अंकुश भी वहां खड़े लोगों के साथ खड़ा होकर बंदर का खेल देखने लगता है। तभी अचानक से उसे मदारी का बंदर अंकुश पर चढ़ जाता है और उसकी विग निकालकर इधर उधर भागने लगता है। अरे अरे पकड़ो इस बंदर को, मेरी विग लेकर भाग रहा है। बंदर हाथों में विग लिए इधर उधर भाग रहा होता है। अंकुश भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग अंकुश का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ये तो बंदर के खेल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलना इसकी वीडियो बनाते हैं। आकांक्षा और दीप्ति नाम की 2 लड़कियां अंकुश को वीडियो बना लेती है। तो वहीं मदारी अब बंदर को पकड़ता है और बंदर से विग लेकर अंकुश को देता है, जिसे पहनकर अंकुश वहां से शर्मिंदा होकर चला जाता है। तो वहीं थोड़ी देर बाद दीप्ति और आकांक्षा नाम की लड़की सीधा अंकुश के घर रूपाली से मिलने आती है, जो दरअसल रूपाली की ही फ्रेंड होती है। अरे जब से आए हो दोनों के दोनों फोन में लगी हो, क्या देख रही हो ऐसा फोन में? तुम भी देखो, हंस हंस के पेट में दर्द ना हो जाए तो नाम बदल देना। आकांक्षा रूपाली को अंकुश की वही वीडियो दिखाती है जिसमें बंदर उसका विग उतारकर भाग रहा है। देखा कितना फनी है ना? अरे इस उम्र में भी कोई इतना गंजा होता है क्या? पता नहीं किसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड होगा ये।
ये तो अंकुश है, कहीं इन दोनों को पता ना चल जाए कि ये मेरा ही हस्बैंड है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी फिर। तभी वहां अंकुश आता है और जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही वीडियो वाला आदमी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? दीपा, कहीं यही तो तेरे हस्बैंड नहीं? ओ माय गॉड, तू इतनी सुंदर और तेरा हस्बैंड गंजा। दीप्ति आकांक्षा की बातें सुनकर रूपाली को काफी गुस्सा आता है और जैसे ही वो दोनों घर से जाती हैं तो रूपाली अपना सारा सामान पैक करके मायके जाने लगती है और पूरे घर में हंगामा हो जाता है। अरे इस तरह कोई घर छोड़कर जाता है क्या? इतनी सी बात को लेकर तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? आप लोगों के लिए होगी इतनी सी बात, लेकिन मेरे लिए नहीं। अभी तक तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज मेरे दोस्तों में भी मेरी बेइज्जती हो गई। रूपाली, तुम्हें खुद की सोच से फर्क करना चाहिए, ना कि और लोगों की। लोगों का काम तो सिर्फ बोलना होता है। तुम लोगों की बात सुनकर अपना घर कैसे तोड़ सकती हो? रूपाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, मत जाओ प्लीज। हटो मेरे रास्ते से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूपाली किसी की भी नहीं सुनती और सीधा अपने मायके चली जाती है। तो वहीं उस दिन के बाद से अंकुश काफी चुपचाप रहने लगा था। न ही वो घर में किसी से बोलता और न ही कहीं बाहर जाता, मानो जैसे अंकुश में अपने आप को तन्हा कर लिया हो। और अब इसी तरह से 2 महीने गुजर जाते हैं। रूपाली बेटा, 2 महीने हो गए हैं तुझे, अब तो तुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लग गए हैं। क्या जवाब दूं मैं उन्हें कि क्यों मेरी बेटी ससुराल छोड़कर यहाँ रह रही है? माँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ जब तक चाहे रह सकती हूँ। मुझे उन फ्रॉड लोगों के घर नहीं जाना, वो धोखेबाज हैं। ममता भी रूपाली को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ की बात भी नहीं मानती। ऐसी कुछ समय और गुजर जाता है। रूपाली अपनी माँ के साथ हॉल में बैठी होती है, तभी वहाँ दीपा अंकुश को लेकर आती है, जिसे देखकर रूपाली, अंकुश तुम यहाँ, और भाभी आप भी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें अंकुश के बालों से दिक्कत थी ना, अब अंकुश के बाल आ चुके हैं, उसने कोई विग नहीं पहनी है, अब तो तुम वापस आ जाओ। मेरे चेहरे पर क्या बेवकूफ लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों की बात मान जाऊंगी? इतने सालों से इनके सर पर एक बाल नहीं आया और अब इन 2 महीनों में ही इनके सर पर इतने घने बाल आ गए। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता, खुद ही मेरे बाल खींच कर देख लो, असली हैं। अंकुश के कहने पर जब रूपाली उसके बाल चेक करती है तो वो असली बाल होते हैं। ये देखकर रूपाली के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो आपके असली ही बाल हैं, लेकिन 2 महीने में आपके असली बाल कहाँ से आए? जब घर छोड़कर चली गई थी तो अंकुश काफी परेशान रहने लगा था, और ऐसे ही एक दिन, थोड़ा तो खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मेरा सच में मन नहीं है, मैं तो बस रूपाली के बारे में ही सोच रहा हूँ, कहीं वो मुझे डिवोर्स तो नहीं दे देगी ना। भाभी, मैं क्या करूँ ऐसा जो मेरे सिर पर बाल आ जाएं? अब तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, हेयर ट्रांसप्लांट का। इस बारे में मैंने पता किया था, लेकिन कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे और मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? इतना कहकर अंकुश सीधा बाहर चला जाता है। और अगले दिन जब अंकुश ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी पुनीत और दीपा उसके पास आते हैं और उसे 3 लाख रुपए देते हैं। ये देखकर अंकुश, भाभी, भैया, ये सब क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए आप लोगों के पास, और आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सको। तारा के लिए हमने एफडी करवाई थी, लेकिन हमने एफडी तोड़वा दी। अब जाओ और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो। नहीं भाभी भैया, मैं इन पैसों से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, ये तारा के फ्यूचर के लिए पैसे हैं। तारा भी तो तुम्हारी अपनी बेटी की तरह ही है, और मुझे पूरा यकीन है जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम भी हमारी मदद करोगे। अब जाओ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। पुनीत और दीपा अपनी बेटी के एफडी के पैसों से अंकुश का हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और जब ये सारी बात रूपाली को पता चलती है तो उसे आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा और आपने ही मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। मैं भी कितनी बेवकूफ थी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। माफी मुझसे नहीं बल्कि अंकुश से मांगो। देखो रूपाली, कमी हर एक इंसान में होती है, लेकिन उस कमी को उभार कर ही उस इंसान को उसका एहसास दिलाना या उस कमी को उसकी ताकत बनाकर उसकी मदद करना, दोनों में काफी फर्क होता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हम वापस पहले जैसे ही हो जाएं, एक साथ रहें, हंसी खुशी। और अब तो मेरे सिर पर बाल आ गए हैं, अब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो मुझे इतना अच्छा दामाद नहीं मिलता। रूपाली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसके बाद रूपाली अब वापस अपने ससुराल आ जाती है और समय के साथ साथ अपनी सोच को भी बदलती है।